नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए मुद्दा देश से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ, हमसे जुड़ा हुआ, हमारे इस लोकतंत्र से जुड़ा हुआ और जिस पर हमने बोलने की जरूरत है, क्योंकि इस पर बोलने वाले फिलहाल में वो चीजें बोल रहे हैं जिससे शायद आप और हम सहमत नहीं हो। आइए, ये मुद्दा है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देश का सर्वोच्च भवन राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति के चुनाव के नाते देश में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि देश का राष्ट्रपति कौन हो, इसके मायने अगर आप पेपर में पढ़ के देखेंगे, उसके आधार अगर आप टेलीविजन चैनलों पर चर्चा में देखेंगे या आप राजनीतिक अखाड़ों का अंदाज लगाएंगे, तो यह सब कुछ जुड़ा है एक जाति, धर्म, पंथ, भाषा, ऐसे विभाजनकारी तत्वों पर। कोई कह रहा है कि अब तक बंगाल को राष्ट्रपति का पद नहीं मिला, इसलिए मिलना चाहिए। कोई कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मुसलमान होना चाहिए। कोई कहता है कि दक्षिण भारत का राष्ट्रपति काफी समय से नहीं मिला है। कोई कहता है कि अभी दलित होना चाहिए, तो पीए संगमा के नाते कोई कहता है कि कोई अब आदिवासी, ट्राइबल भी होना चाहिए। क्या 125 करोड़ देश के इस संख्या की इस देश में क्या ऐसे जाति, धर्म या ऐसे आधार हो राष्ट्रपति के लिए, या एक ऐसा राष्ट्रपति हो जिसके तरफ देख के लगे कि हां, ये उस गौरवशाली भारत का प्रतिनिधि है जिसको देखकर पूरे गौरवशाली भारत का चरित्र और चित्र सामने आता हूं। क्या है आपका कहना? आप हमें कॉल करके हमेशा की तरह अपनी बेखौफ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस देश का राष्ट्रपति कौन हो, यह चंद गने चुने हुए भ्रष्टाचारी राजनेता नहीं तय करें, वोट के लिए खरीद फरोख्त करने वाले दल ना करें और अपनी क्षेत्रीय राजनीति चमकाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवाकर अपने राज्य को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की बात कर देश को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों के खिलाफ आपको बोलना होगा, क्योंकि देश आपका है और इसका राष्ट्रपति कौन हो यह तय करने का, वोट करने का अधिकार भले आपके पास ना हो, लेकिन आपके वोटों पर चुनकर आए लोक प्रतिनिधि ही आपके लिए देश का राष्ट्रपति को वोट करते हैं। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके हमें दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेना हम शुरू करेंगे, उसके पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। देश में राष्ट्रपति चुनने का आधार ही हमेशा से एक सवाल खड़ा करता आया है। राष्ट्रपति कौन हो, किस तरह का हो, कैसा हो, उसका पिछला बैकग्राउंड कैसा था। बावजूद इसके देश में बहुदलीय प्रणाली है और बहुदलीय प्रणाली में कई ऐसे छोटे दल हैं जिनका कई राज्यों में अच्छा खासा प्रभाव है। देश के दो बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रपति बेहद ही मुश्किल से बना पाते हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को ही छोटे दलों की ओर देखना होता है। वर्तमान में कांग्रेस जहां अपना राष्ट्रपति बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगी है, वहीं छोटे दल अपना राष्ट्रपति चाहते हैं। लेकिन इन राजनीतिक उलझनों में ये पता ही नहीं चलता कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला शख्स किस तरह का हो और क्या आधार होने चाहिए। देश में हर साल कई ऐसी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटती हैं जिनमें राष्ट्रपति की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि देश में सारे महत्वपूर्ण कार्यों को संसद के जरिए किया जाता है, लेकिन उभरते परिदृश्य और घटती घटनाएं और उसके समाज पर पड़ते प्रभाव से समाज कितना प्रभावित हो रहा है, इन सब पर राष्ट्रपति ही देश को राह दिखाता है। जैसे मुंबई हमले के बाद आतंकवादी कसाब का हो, या इच्छा मृत्यु या फिर मृत्युदंड माफ करने, या अशांत क्षेत्रों में राज्यपाल की भूमिका, सेना की भूमिका, ये तमाम बड़े मुद्दे पर राय रखना और उन्हें बेहद ही सुलझे शख्स की तरह सुलझाना, वो भी देश की अखंडता और एकता को प्रभावित किए बिना। प्रतिभा पाटिल से पहले एपीजे अब्दुल कलाम पर आम सहमति भी इन्हीं कारणों से बनी थी। चूँकि किसी राजनीतिक पार्टी से राष्ट्रपति बनने का साफ मतलब है कि वो व्यक्ति विशेष भी अपनी पार्टी को बचाने के लिए पद का दुरुपयोग भी कर सकता है। वर्तमान में कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी का नाम उछल रहा है, लेकिन गैर राजनीतिक दल और समाज सेवी का राष्ट्रपति बनना देश और समाज के हित में होगा। अब सवाल वही का वही है कि क्या आधार हो राष्ट्रपति बनने का। राष्ट्रपति बनने का आधार समाज के हित में बॉर्डर की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष, निर्विवाद, निर्विरोध, ज्ञान स्वरूप, राजनीति शास्त्री और विवेकशील ही राष्ट्रपति हो। ये देश चाहेगा, आप चाहेंगे, हम चाहेंगे, ताकि आने वाला समय भारत के लिए निर्णायक हो। तो क्या हो राष्ट्रपति चुनने का आधार? यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। पर आपको बोलना है, क्योंकि आप बोलेंगे इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले, आपका प्रतिनिधित्व करने वाले देश के राष्ट्रपति के लिए। पहले कॉलर से बात करते हैं, राय लेते हैं। नमस्कार।
बोलिए। मैं चाहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर देश को होना चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी राय ये है कि साहब, आज की तारीख में अगर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है तो राष्ट्रपति को भी इस विषय में सम्मिलित करना ही चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर सब पार्टी एक तरफ हो जानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को विषय सामने रखकर ही राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। आप इसी से आपका विचार रखें सर, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। आप कार्यक्रम देखते रहिए, हम आपके विचार एक दूसरे के, हम सबके मिलकर जो देश के विचार है वो सबके सामने रखते हैं। और एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारा देश है, जो संस्कृति या सबके लिए जाना जाता है, तो मैं ऐसे राष्ट्रपति को देश के लिए चाहता हूँ क्योंकि मतलब भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या कोई कास्टिज्म जो बता रहे, मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साफ सुथरा शिक्षित अच्छा आदमी राष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि वो राष्ट्र का पिता है, हम सबका पिता है और पूरा देश को वो चलाते हैं। तो उसी तरह साफ सुथरे इंसान को ही राष्ट्रपति बनना चाहिए और उनको सबको ही देखना चाहिए अपना संतान की तरह। जो एक पिता घर की संतान की पिता जैसे होते हैं और अच्छा चाहते हैं, उसी तरह वो पिता की तरह एक राष्ट्रपति आए और वो हर तरह से शिक्षा ज्ञानी हो ताकि सब समझे और सारे समस्या को दूर करने के लिए आम आदमी के साथ हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो या कुछ भी समस्या जो है उस सब उठा के और ऐसे वो काम करे ताकि पूरा देश के दुनिया के सामने फिर भारत का एक अच्छा से स्थान मिले और इस सब को आधार से ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। एक SMS यहाँ पर आया, सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया में कहा गया है कि APJ अब्दुल कलाम का नाम भी केवल इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे या है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए लिया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को जाति के आधार पर देखना चाहिए, धर्म के आधार पर देखना चाहिए, और क्या ऐसे निकष राष्ट्रपति के लिए होने चाहिए? और एक कॉलर के लिए उसी प्रकार निष्पक्ष होना जरूरी है जिस प्रकार की एक जज से उम्मीद की जाती है। ऐसे में जबकि राष्ट्रपति को हम निष्पक्ष चाहते हैं, किसी भी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रपति क्यों होना चाहिए? राजनीतिक पार्टियां अपने पसंद का राष्ट्रपति इसलिए चुनना चाहती है कि जब कभी विवाद का विषय हो तो उनका समर्थन कर सके, सेवा कर सके। मेरे विचार में राष्ट्रपति जो है बिल्कुल एक निष्पक्ष, एक समाज सेवी होना चाहिए जो कि किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो और जिसके की पूरे देश में एक रिस्पेक्ट हो और मान्यता हो। आज क्योंकि समाज सेवी लोगों को इन ऊंचे पदों पर नहीं बैठाया जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति समाज सेवा से जुड़ना नहीं चाहता है। तो समाज सेवी व्यक्ति की कहीं पर कोई इज्जत नहीं रह गई है। तो राजनीति में आकर के जो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, देश में उन्हीं को इज्जत दी जा रही है। इसीलिए लोग जो है राजनीति में आके किसी भी तरह से गेम उल्टे सीधे काम करके सिर्फ ऊंचे पद पर पहुंचने की कोशिश लगे रहती है। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर एक और सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिक्रिया आई है कि सैम पित्रोदा का भी नाम केवल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो क्रिश्चियन है। एक तरीके से जाति या धर्म की मंडियों की तरह उनके प्रतिनिधियों को आगे उछाला जा रहा है। ये पात्रता नहीं देखी जा रही है कि व्यक्ति देश का प्रतिनिधित्व करने लायक है, क्या देश उसे अपना मानता है, क्या देश समूह से 125 करोड़ जनता का वो चेहरा बन सकता है। हमारे पास ऐसी कई और प्रतिक्रिया है, लेकिन हम आपको कारण भी दिखाएंगे कि क्या कारण है कि हम आपको पूछ रहे कि क्या हो देश के राष्ट्रपति का चुनने का आधार। राष्ट्रपति चुनाव में क्षेत्रीयता। जिस तरह से वर्तमान में पश्चिम बंगाल की पार्टियां प्रणब मुखर्जी के नाम से सहमत नजर आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं क्षेत्रीयता साफ झलक रही है, क्योंकि मुखर्जी स्वयं बंगाल से हैं। राष्ट्रपति पद का लालच होना। कई ऐसे भी राजनीतिक व्यक्ति हैं जो खुद को इस पद के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि इस पद की गरिमा को देखते हुए निस्वार्थ व्यक्ति चाहिए। इस कारण भी एक आधार होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। संवेदनशील एवं शक्तिशाली पद होना। राष्ट्रपति पद देश का सबसे उच्च पद है। शक्तिशाली होने के साथ साथ बेहद संवेदनशील, तभी क्योंकि पूरे देश में प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति कई मायनों में राज्य के कार्यों में और संघ के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। वह कई मामलों की जानकारी हासिल कर सकता है। तीनों सेना का अध्यक्ष होना। राष्ट्रपति जल, थल, वायु तीनों ही सेना का अध्यक्ष होता है, जिसके कारण ये तीनों सेना उसके अधीन होती है। उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सर्वमान्य होता है।
अतः देश की सुरक्षा और सेना के लिए भी खतरा हो सकता है अगर वो एक भी गलत निर्णय लेता है तो। देश की सुरक्षा में खतरा। जम्मू कश्मीर व अन्य कई ऐसे राज्य हैं जो सीधे तौर पर राष्ट्रपति के अधीन हैं। यहाँ तक संघ शासित राज्य भी राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, जिस कारण देश की सुरक्षा भी राष्ट्रपति के अधीन होती है। इस कारण भी राष्ट्रपति बनने का आधार होना चाहिए। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं केडी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की जनसंख्या 33 या 35 करोड़ के आसपास थी। उस समय हमारा जो संविधान बनाया गया बहुत ही सरल, सीधे और अच्छे लोगों द्वारा बनाया गया सर। उस समय इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी कि देश भ्रष्टाचार में चला जाएगा और भ्रष्टाचारी लोग शासन में आ जाएंगे। उस समय की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए हम आज भी राष्ट्रपति का चयन करते हैं। राष्ट्रपति को धर्म, जाति और क्षेत्र से बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए। उसे किसी भी धर्म या व्यक्तिवाद में लिप्त नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का कोई व्यक्ति लाती हैं तो वो उनका मनपसंद व्यक्ति होगा। बिल्कुल। मनोनीत होना बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन मनोनीत ऐसे दबाव में डालकर किसी को मनोनीत न किया जाए। और हम तो अब चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन करते हुए, संशोधन करते हुए राष्ट्रपति प्रक्रिया में थोड़ा सा वैल्यू का सुधार करना चाहिए। जो वोट वैल्यू है उसे थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे प्रतिक्रिया आई है, कहती है कि टी.एन. शेषन इस देश के एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति चुनाव में लड़े और उनको किसी भी दल ने समर्थन नहीं दिया। केवल शिवसेना ने उनको अनुमोदित किया था राष्ट्रपति चुनाव का एप्लीकेशन करने के लिए। टी.एन. शेषन जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया, टी.एन. शेषन जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया के द्वारा भारतीय लोकतंत्र को बचाने की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम की। नहीं तो चुनाव आयोग क्या चीज है ये किसी को पता ही नहीं था। वो सरकार का एक तरीके से ऐसा बाहुला था या सरकार की कठपुतली की तरह काम करता था। लेकिन टी.एन. शेषन ने इस पूरे प्रक्रिया को चेंज किया। ऐसे व्यक्ति को अगर देश का राष्ट्रपति बनाया जाता तो शायद उसके बाद देश का चित्र ही बदल सकता था। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। सर मैं ये बिंदास बोल में अपने कुछ विचार रखना चाहता था। बोलिए। ये जो राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार जिसे हम बोलते हैं वो चुनना है, इसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक बहुत ही सशक्त और एक बहुत ही अच्छे उसकी जरूरत है। तो हमें लगता है सर कि ये जिस लोगों के पास ये पावर है, यस ये कहना था सर, ये बहुत ही सशक्त वाला काम होता है। बिल्कुल। इसमें हमें लगता है कि ये तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना और सभी का मेन डिसीजन मेकर होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही एक समझदार आदमी की जरूरत होती है। हमें लगता है प्रणब मुखर्जी इस चीज के लिए काफी कैपेबल है। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और एक कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, भारत के अंदर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता ही नहीं है। कोई अहमियत नहीं राष्ट्रपति पद की। ये फिजूल खर्ची है हमारे देश के ऊपर। ये मैं आपके माध्यम से, सुदर्शन टीवी के माध्यम से पूरे राष्ट्र को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति पद की आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव सीधी जनता के वोटों से होना चाहिए। ये फिजूल खर्ची है हमारे देश के ऊपर। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देश के राष्ट्रपति का अगर हम बात करें तो देश का राष्ट्रपति एक तरीके से रबर स्टैंप है। बच्चों को स्कूलों में यह सिखाया जाता है कि देश का राष्ट्रपति एक तरीके से रबर स्टैंप है, यह आरोप लगता है और ये नागरिक शास्त्र में पढ़ाया भी जाता है। आप ऐसे मुद्दों पर अपनी राय हमेशा इसलिए रखें क्योंकि आपकी राय के बाद ही देश की राय बनती है। इसलिए ये राय आपका देने का कार्यक्रम जारी है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल।